आम आदमी की आकांक्षाओं को पूरा करने वाला बजट 1 फरवरी को वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण संसद में पेश करेंगी। महज एक दिन शेष है, या यूं कहें कि कुछ ही घंटे बाकी हैं और बीच में बस रात है। कल सुबह 11 बजे जब वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण घोषणाएं करेंगी तो देखना यह होगा कि वैश्विक अनिश्चितताओं से घरेलू बाजार को सबलता देने के लिए सरकार क्या कदम उठाती है और जो सुधार की गाड़ी है वो जारी रहती है, यानी कि रिफॉर्म एक्सप्रेस जिसकी चर्चा प्रधानमंत्री ने भी की वो जारी रहती है, या फिर इस बार मिडिल क्लास को बड़ी राहत फिर से मिल सकती है। ये देखना होगा कल के बजट पे। और हमारे साथ इकोनॉमिस्ट रवि सिंह साथ हैं इस पर चर्चा करने के लिए। रवि, क्या लगता है आपको, इस बार का बजट कैसा होगा? देखिए, अमृतकाल की अगर बात की जा रही है तो अमृतकाल में ये कहा जाए कि उम्मीदों का बजट है। और उम्मीदों के बजट में बहुत सी उम्मीदें आम जनता की ये होती है कि टैक्स वाले टैक्स की उम्मीद करते हैं, शेयर मार्केट कुछ उम्मीद करता है कि कुछ सब्सिडी या कुछ अनाउंसमेंट सरकार के हो सके। सरकार की इन सारी चीजों को पूरी कर पाना इस बार थोड़ा टफ दिखाई देता है। और उसके पीछे की वजह भी अगर देखें तो जिस तरीके से अंतरराष्ट्रीय हालात यहाँ पर बने हैं, या फिर ये कहें कि जिस तरीके से ट्रंप का ट्विस्ट देखने को मिलता रहता है, और यूरोजोन की जो अभी सिचुएशन है, और साथ ही अगर महंगाई के मोर्चे पर भी देखें तो भारत के लिए थोड़े चैलेंजेस हो सकते हैं। चाइना अपनी अपनी पॉलिसी लेकर आ रहा है, तो ऐसे टाइम पे सरकार आम आदमियों के लिए सोचे, इस टाइप का ये बजट इस बार देना पड़ेगा। और उम्मीद है कि अभी तक जो इकोनॉमिक सर्वे आया है उसको देखे तो सरकार ने बहुत क्लियर किया है कि इंफ्रास्ट्रक्चर, टेक्निकल टेक को लेकर के, डिजिटलाइजेशन को लेकर, रेलवे काउंटर या डिफेंस सेक्टर को लेकर काफी बड़ी अनाउंसमेंट हो सकती है। तो मुझे लगता है इसी वजह से कहीं ना कहीं से मार्केट उसका इंतजार कर रहा है। और शेयर मार्केट में अगर इस तरीके की कोई भी अनाउंसमेंट होती है तो उसको बढ़ चढ़कर शेयर मार्केट जो है वो देखता हुआ नजर आएगा। यानी कि घरेलू बाजार को सबलता देने और लिक्विडिटी को कायम रखने, यानी तरलता को कायम रखने के लिए सरकार मिडिल क्लास को भी फायदा दे सकती है। क्योंकि हाल फिलहाल में अभी एक निर्णय लिया गया था, हालांकि वो अप्रत्यक्ष कर को लेकर के है, लेकिन उसका भी असर सरकार के राजस्व पर पड़ता है। तो ऐसी स्थिति में जो प्रत्यक्ष कर है उसमें किस तरह की गुंजाइश बनती है, इस पर जरा प्रकाश डालें। देखिए, अगर पहले इनकम टैक्स को लेकर के अगर देखा जाए तो सरकार ने देखिए अभी बहुत साफ अपनी रणनीति दिखाई है, जिसकी वजह से उन्होंने कुछ दिन पहले अभी जीएसटी ऑटो सेक्टर पर घटाई थी, और उसका इम्पैक्ट ये हुआ कि आम आदमी अब गाड़ी बहुत आगे बढ़ चढ़कर खरीदना शुरू कर दिया। बहुत सी गाड़ियों की बुकिंग भी आपको देखने को मिली। इंडस्ट्री के लिए थोड़ा नुकसान, लेकिन लॉन्ग टर्म पर उसका फायदा ज्यादा है। दूसरी तरफ है कि अभी ट्रेड डील को लेकर के काफी हद तक अनिश्चितताएं थी, जो ट्रेड डील भी होती हुई नजर आई, और उसका भी सीधा इम्पैक्ट जो है वो कार के सेगमेंट पे ज्यादा देखने को मिला। यानी कि एक तरीके से इकोनॉमी का पहिया ऑटो सेक्टर कहा जाता है। सरकार ने ऑटो सेक्टर से इकोनॉमी को जो मिल सकता था वो करने की कोशिश की। दूसरी तरफ अगर आप आ जाते हैं इनकम टैक्स को लेकर के, जो लोगों की उम्मीद है वो इसलिए बढ़ जाती है क्योंकि जिस तरीके से महंगाई है, इन्फ्लेशन है, उसको लेकर के 6%, 4% का अगर महंगाई दर होता है तो सरकार को उतनी छूट तो बढ़ानी चाहिए। और इसी उम्मीद पर, क्योंकि पहले और अब के कंपैरिजन में अगर आप देखें तो पैन कार्ड बढ़े हैं, ट्रेडिंग अकाउंट बढ़े हैं, डीमैट अकाउंट खाते बढ़े हैं, लोगों ने ज्यादा टैक्स देना शुरू किया है। पहले संख्या लाखों में थी, अब करोड़ों की तरफ पहुंच रहे हैं। तो मुझे लगता है सरकार के पास स्पेस जरूर होगा। कुछ ऐसी अनाउंसमेंट जो लोगों को अट्रैक्ट करे टैक्स देने के लिए और उसका बेनिफिट मिले, वो शायद सरकार को यहाँ पर सोचना चाहिए। लेकिन ये जरूर है कि जो 12 लाख वाला जो टैक्स स्लैब है, जिसको बहुत से लोग चर्चा में रखते हैं, देखते हैं, मुझे लगता है पुरानी और न्यू स्कीम की जगह शायद इस बार न्यू स्कीम, और जो 12 लाख है उसमें थोड़ी बढ़ोतरी यहाँ पर देखने को मिल सकती। तो उम्मीदें तो हैं, और उम्मीद है कि गवर्नमेंट ने उसका इंडिकेशन भी दिया है, तो जरूर फायदा जरूर मिलना चाहिए। आपने चूंकि डीमेट अकाउंट की बात की, तो शेयर बाजार में जब लोग निवेश करते हैं तो उसमें कई तरह के टैक्सेस हैं। क्या उम्मीद करते हैं कि इस बार उसमें कुछ कटौती और कुछ छूट मिल सकती है लोगों को? देखिए, सरकार को जो रेवेन्यू आ रहा है वो एक तरीके से ये होता है कि आप एक बार रेवेन्यू ले रहे हो या बार बार आप रेवेन्यू ले रहे हो। मुझे ऐसा लगता है सरकार अगर यहाँ पर लॉन्ग टर्म टैक्स को थोड़ा कम कर देती है, या फिर अगर उसको हटा दे तो वो तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन इतनी भी खुशी शायद अच्छी नहीं है। मुझे ऐसा लगता है कि यहाँ पर सरकार अगर लॉन्ग टर्म टैक्स को कम कर दे, और दूसरा, अगर
यहाँ पर एक दायरा तय कर दे या एक कैटेगरी कर दे कि जो नए लोग हैं, नए लोग का मतलब है जो यंग जनरेशन जो कॉलेज पास आउट है, उनकी एक लिमिट कर दे कि 26 साल या 28 साल तक उनको लॉन्ग टर्म टैक्स देना ही नहीं है। तो शायद ये तरीका जो है वो सरकार को ज्यादा इनकम टैक्स उससे मिलेगा। लेकिन ये जरूर है कि शेयर मार्केट इस चीज को जरूर वॉच करेगा। अगर लॉन्ग टर्म टैक्स पे कोई कटौती होती है तो शेयर मार्केट झूमता हुआ नजर आएगा, अगर बढ़ोतरी होती है तो गिरावट देखने को मिलेगी, और अगर कोई चेंज नहीं होता तो भी शेयर मार्केट उससे दुखी नहीं होगा। एक अहम बात यह है कि सोना और चांदी हमारे देश में बहुतायत तौर पर उपयोग किया जाता है आभूषणों के मद्देनजर, और ऐसी स्थिति में जबकि वैश्विक स्तर पर उसका जो दाम है वो आसमान छू रहा है, क्या सरकार उसके दामों से संबंध में कोई कदम उठा सकती है? कुछ टैक्सेशन और बाकी चीजों पर कुछ छूट, कुछ रियायत लोगों को मिल पाएगी? देखिए, अभी सोने और चांदी दोनों पे इंपोर्ट ड्यूटी है। सरकार इंपोर्ट ड्यूटी में थोड़ी कटौती तो कर सकती है। उसका एक फायदा वो मैं इस नजरिए से कह रहा हूं क्योंकि पहले जब रेट कुछ और थे, आज कुछ रेट और है, तो अब आपको ज्यादा इंपोर्ट ड्यूटी यहां पर मिल रही है, तो उसमें थोड़ी कटौती कर देनी चाहिए क्योंकि लोगों को हमेशा सोना ही पसंद आता है। खासतौर से सोने को सेफ हेवन तरीके से देखा जाता है। हालांकि लोगों ने अब ईटीएफ वगैरह में भी निवेश करना शुरू किया, लेकिन मुझे ऐसा लगता है इससे ज्यादा जरूरी एक पॉइंट जो है वो भी ये भी है कि एसटीटी को यहाँ पर अगर सिक्योरिटी ट्रांजैक्शन टैक्स जो इंट्राडे लोग ट्रेड करते हैं उसको जरूर कम करना चाहिए, क्योंकि अगर वो कम करते हैं तो लोगों का रुझान भी, ज्यादा लोग जो है वो स्टॉक मार्केट की तरफ ट्रेड करने के लिए आएंगे और उससे सरकार का टैक्स बढ़ेगा, कम नहीं होगा, क्योंकि एक सर्टेन पीरियड के बाद उसे टैक्स ज्यादा कलेक्ट होगा। दूसरी तरफ है कि कमोडिटी के प्राइसेस इतने ज्यादा हाई हो चुके हैं कि सरकार को थोड़ा तो यहाँ पर, क्योंकि इसके ये कहना गलत होगा कि सरकार प्राइस को कंट्रोल करे, वो तो पॉसिबल नहीं है क्योंकि इंटरनेशनली जो डिमांड और सप्लाई होती है उसके बेसिस पे प्राइसेस होते हैं, लेकिन गोल्ड और सिल्वर के प्राइसेस में सरकार थोड़ी कटौती करके राहत दे सकती है। एक बहुत अहम मुद्दा है पेट्रोल और डीजल, जिस पर टैक्सेस काफी हाई हैं और केंद्र कहता है कि राज्य कम करे, राज्य कहते हैं कि केंद्र सरकार इस पर कदम उठाए। आखिर बीच का रास्ता कहां से निकलेगा? देखिए, बीच का रास्ता इसलिए नहीं निकल रहा है क्योंकि सरकार के पास अगर देखा जाए तो रेवेन्यू कल लेने के लिए सिर्फ एक क्रूड ऑयल के ही प्राइसेस हैं, यानी कच्चे तेल के दाम जिस हिसाब से होते हैं उसके हिसाब से, और बस पेट्रोल और डीजल की वजह से ही सरकार का सबसे बड़ा रेवेन्यू है। मैं आपको बताता हूँ 1.62 बिलियन के करीब जो है वो ऑयल इंपोर्ट होता है, जो कि सरकार का बजट बहुत बड़ा लगता है, और उसके बाद उसका डिस्ट्रीब्यूशन, फिल्टराइजेशन, ये सारी चीजें करें तो सरकार के पास रेवेन्यू के लिए और कोई ज्यादा सोर्स नहीं है। लेकिन ये है कि इसके प्राइसेस को थोड़ा कंट्रोल किया जा सकता है। जो टैक्सेस है वो बहुत ज्यादा है, मुझे लगता है एक कदम सेंटर को उठाना चाहिए और उसका आधा कदम भी अगर स्टेट ने उठा लिया तो आम लोगों को बहुत राहत मिलेगी, और मैं आपको बताऊं उससे बहुत ज्यादा जो है वो इन्फ्लेशन भी कम होता हुआ नजर आएगा। क्या बजट में ऐसा किया जा सकता है? ये कदम जो आप सुझा रहे हैं वो केंद्र सरकार की ओर से उठाने की उम्मीद है? देखिए, सरकार ने जिस हिसाब से जीएसटी और बहुत सी चीजों को पे ड्यूटी कम करी है, टैक्सेस कम किए हैं, उसको देखते हुए तो बिल्कुल यहाँ पर एक्सपेक्टेशन थोड़ी कम है। अब मैं आता हूं ऑपरेशन सिंदूर के मद्देनजर रक्षा बजट पर। क्या आपको लगता है कि जिस तरह के प्रस्ताव की मांग की गई है रक्षा मंत्रालय की तरफ से कि 20% कर दिया जाए, तो अगर 20% करेंगे तो जाहिर सी बात है कि बहुत सारी जगह कटौती करनी पड़ेगी। तो क्या उम्मीद है कि रक्षा बजट इस कदर बढ़ाया जा सकता है? देखिए, 50 लाख करोड़ के करीब का हमारा बजट होता है, और अगर रक्षा बजट की बात की जाए तो पिछले आप कुछ 2-3 सालों को पीछे जाइए, ज्यादा जाने की जरूरत नहीं है, नहीं तो फिर वो आरोप प्रत्यारोप लगने शुरू हो जाते हैं। तो आप ये पाएंगे कि रक्षा बजट बढ़ने का एक फायदा ये हुआ कि आज जब ऑपरेशन सिंदूर की बात होती है या किसी दूसरी कंट्री में जियो पॉलिटिकल टेंशन होता है तो भारत को भी उसका फायदा मिलता है। हालांकि इस फायदे को फायदा कहा जाए या फिर रणनीति कहा जाए वो ज्यादा अलग है, क्योंकि आप देखिए कि भारत अब डिफेंस के इक्विपमेंट्स को बाहर एक्सपोर्ट करना शुरू किया है, और उसको क्वालिटी का कंपैरिजन कुछ है नहीं, क्योंकि चाइना की क्वालिटी की बातें आपने बहुत देखी होंगी। लेकिन मुझे लगता है कि जो मोदी जी की ये रणनीति रही है डिफेंस बजट को बढ़ाकर इंडस्ट्री को डेवलप करने की, और उसका फायदा एक नहीं कई लोगों को हुआ। आम जनता ने शेयर मार्केट पे निवेश करके, आपको मैं बताऊं, साल 2 सालों में ही 40%, 50% से ज्यादा के रिटर्न मिले। साथ ही
एक पूरी की पूरी देखे तो इंडस्ट्री यहाँ पर डेवलप हो गई और आज कहीं ना कहीं से हम एक्सपोर्ट करने की हालात में पहुंच चुके हैं। मुझे लगता है इस सिचुएशन पर यहाँ पर अगर सरकार बजट बढ़ाती है तो उसका फायदा इकोनॉमी पर, हमारे जो इंपोर्ट बिल है उस पर भी काफी हद तक कमी देखने को मिलेगी और उसका सीधा सीधा फायदा जो है वो आम जनता की तरफ धीरे धीरे मिलता हुआ नजर आएगा। अमेरिकी टैरिफ को लेकर के भी बहुत सारी बातें सामने आई। क्या सरकार ऐसा कोई कदम उठा सकती है इस बजट में, क्योंकि अभी डील कंप्लीट नहीं हुई है और होती हुई भी अभी हाल फिलहाल दिखाई नहीं दे रही, आशाएं जरूर हैं। तो क्या ऐसी स्थिति में कुछ ऐसे कदम उठाए जा सकते हैं जिससे एक्सपोर्टर्स को राहत मिले? देखिए मैं आपको बताऊं, राइस प्रोडक्शन, चावल के प्रोडक्शन में इंडिया नंबर 1 पर आ चुका है। साथ ही हमारे यहाँ की एमएसपी को देखते हुए आप देखेंगे तो गेहूं का प्रोडक्शन है या फिर दलहन का प्रोडक्शन है, इन सब पे एक ह्यूज बढ़ोतरी देखने को मिली है और अब कहीं ना कहीं से आत्मनिर्भर भारत की तरफ बढ़ रहे हैं। इसकी वजह से भी कहीं ना कहीं से अब यूएस और अदर कंट्रीज को प्रेशर बनता है। अब ट्रेड डील की जहां तक बात की जाती है, देखिए ट्रंप साहब का मूड का इतना जो है वो उतार और चढ़ाव रहता है कि वो ट्रेंड को फ्रेंड नहीं बनाया जा सकता और जब भी वो इस तरीके की कोई रिस्ट्रिक्शंस लगाते हैं तो अनसर्टेनिटी बढ़ जाती है और ऐसे माहौल पे कोई एक पॉलिसी लेकर आना थोड़ा सरकार के लिए डिफिकल्ट है। लेकिन यही कहें कि इस टाइम पर डिप्लोमेसी जितनी अच्छी सरकार भारत सरकार की रही है, मुझे लगता है वो एक अच्छी रणनीति रही है। तो ऐसा नहीं है कि ये फिक्स है, कुछ आगे आने वाले सालों में ये स्टेबल होती हुई नजर आएंगी। मुझे लगता है कि उसको डिप्लोमेटिक हैंडल करना ही ज्यादा अच्छी बात है, क्योंकि ये अनसर्टेनिटी सिर्फ भारत के लिए नहीं है, ये चाइना के लिए भी है, ये यूरोजोन के लिए भी है, ये अदर कंट्रीज के लिए भी है। तो मुझे लगता है कि अभी के हिसाब से बजट पे इसको लेकर के स्ट्रैटेजी शायद अभी आपको ना देखने को मिले। मैं अब कृषि और किसान पर आपसे आपका इनपुट जानना चाहूंगा। आपकी क्या राय होगी, क्योंकि लगातार सरकार ने अपने बजट में कृषि और किसानों के लिए काफी योजनाएं और उनको बेहतर करने के लिए कई प्रयास भी किए हैं। तो इस बार क्या वो कंटिन्यूएशन में दिखेगा? क्योंकि सुधार एक्सप्रेस की बात प्रधानमंत्री लगातार कह चुके हैं। तो ऐसे में एमएसएमई, कृषि, किसान और गरीब ये दायरे में आते हैं और खासतौर पर महिलाएं। तो उस पर आप क्या कहेंगे? देखिए मुझे लगता है सरकार का ये बजट जो होगा वो मैंने जैसे बताया कि टेक्नोलॉजी और डिजिटल पर है, लेकिन कृषि में विशेष ध्यान रखा गया है। मैं आपको कुछ चीजें बताता हूँ। जैसे मैंने अभी आपको बताया कि चावल सबसे ज्यादा पैदा करने वाली कंट्री हो चुकी है। हम दूसरी दलहन तिलहन पे बात करें तो उस पे भी पहले हम इंपोर्ट पर डिपेंडेंट थे, अब कहीं ना कहीं से हमारी ये सिचुएशन हो गई कि हम इंपोर्ट को कम से कम करते हैं। और दूसरी तरफ इकोनॉमी में देखें तो करीब 18 से 20% योगदान एग्रीकल्चर सेक्टर का है और इसी वजह से सरकार यहाँ पर समय समय पर सब्सिडी या एमएसपी को बढ़ाती है, जिससे कि किसानों को भी उसका फायदा मिल सके। मुझे लगता है कि इस बार का बजट भी किसानों का ही बजट कहा जाए तो ज्यादा अच्छा होगा, क्योंकि सरकार ने आने वाले, आप देखिए जब अनाउंसमेंट हुई थी, जो 3 साल 4 साल पहले अगर बजट को देखा जाए तो उस टाइम पे अनाउंसमेंट जब होती थी तो ये लगता था इसका बढ़ाने का क्या फायदा है, लेकिन फायदा आप देखिए आज हम दलहन तिलहन की फसल पैदा कर रहे हैं, उस पिछली क्वांटिटी से डबल क्वांटिटी पैदा कर रहे हैं। गेहूं की पैदावार हमारी ड्रास्टिकली बढ़ी है, 100 मिलियन टन से ऊपर पार कर चुकी है। चावल में हम नंबर 1 आ चुके हैं। ये सब नतीजा है सरकार की सब्सिडी और सरकार की मदद का जो किसानों के लिए मिल रही। और साथ ही मैं आपको बताऊं तो इन सारी चीजों पे एमएसपी भी टाइम टू टाइम बढ़ा है। तो मुझे ऐसा लगता है कि सरकार इस बार फिर से विशेष थोड़ा सा यहाँ पर, बल्कि इनफैक्ट मैं कहूंगा कि अगर रक्षा बजट की बढ़ाने की बात की जा रही है तो कृषि बजट भी पिछले साल के कंपैरिजन में कम से कम 10% जरूर बढ़ाना चाहिए। आर्थिक सर्वेक्षण में दो पहलुओं को पुरजोर तरीके से उठाया गया, खास तौर पर एआई के उपयोग को लेकर के और उसकी संभावनाओं को लेकर के। वहीं दूसरी तरफ जो तकनीक के नुकसान हैं, खास तौर पर बच्चे जो गैजेट्स देखते हैं उसको लेकर के, और पिज्जा बर्गर, ये सारी इश्यूज भी उठाए गए। इस पहलू पर आप क्या कहेंगे? ये मेरा सेकंड लास्ट क्वेश्चन है। नहीं देखिए पीयूष जी, आपने बहुत बेहतरीन क्वेश्चंस पूछे। मैं आपको इसलिए बोलता हूं क्योंकि देखिए ये एक ऐसा मुद्दा है जिसको कि अगर आप इकोनॉमिक सर्वे को देखें, और उससे पहले जब राष्ट्रपति जी ने भाषण दिया था तो उस पर साफ साफ बात कही थी। टेक्नोलॉजी की जब आपने बात कही, आज आप देखिए कि भारत दूसरे नंबर पर है जो कि सबसे ज्यादा स्मार्टफोन की सप्लाई कर रहा है, यानी कि सिर्फ भारत में बन रहा है और दूसरी कंट्रीज में जा रहा है। तो ये कब डेवलप हो पाया? जब सरकार ने ऐसी सोच रखी, ऐसी बिजनेस एनवायरनमेंट पैदा किया, ऐसी मैन्युफैक्चरिंग को सपोर्ट दिया। तो जो एमएसएमई की बात आप करें या फिर आप स्मार्टफोन की बात करें,
तो मुझे ऐसा लगता है कि क्यों 2 नंबर पर, हम क्यों पहले नंबर पर नहीं आ सकते हैं। और चाइना अगर बहुत अच्छी टेक्नोलॉजी लेकर आ रहा है तो मैन पावर और टेक्नोलॉजी दोनों का संगम भारत कहलाता है, और मुझे लगता है इस ओर अग्रसर बढ़ रहे हैं। फिलहाल जहां तक फास्ट फूड की बात है या फिर दूसरे फूड्स की बात करें, सरकार के एंटरप्रेन्योरशिप में आपको मैं बताऊं तो लगभग 60% जो है वो खाद्य की तरफ जाते हैं, यानी कि रेस्टोरेंट के बिजनेस या फूड बिजनेस की तरफ रुझान बढ़ा है। तो मुझे ऐसा लगता है कि आपको सेहत के हिसाब से जरूर आपको मैनेज ये करना है, या आपका अपने लेवल पर चीजें आपको देखनी पड़ेंगी, लेकिन सरकार आपके साथ इसलिए खड़ी क्योंकि वो आयुष्मान भारत भी दे रही है आपको, स्वास्थ्य के लिए दवाएं भी, आप जेनरिक दवाएं भी आपको मिल रही, साथ ही बिजनेस डेवलपमेंट के लिए ये ज्यादा जरूरी चीजें हैं। तो मुझे ऐसा लगता है कि ये सामंजस्य तो एक आम आदमी को बिठाना है, सरकार की सोच उसको सपोर्ट करने की जरूरत है। मैं अब ये अंतिम सवाल करूंगा और ये इकोनॉमिक सर्वे के ही एक पहलू से लिया गया है, जिसमें सीए ने इकोनॉमिक सर्वे में ये कहा है कि 2008 जैसी मंदी का 10 से 20% जो दायरा है वो अब आ सकता है। तो ऐसी स्थितियों से निपटने के लिए क्या बजट में कई कदम उठाए जाएंगे? देखिए, ये बहुत जरूरी है कि जब मंदी के संकेत हो तो ऐसे कदम उठाने की जरूरत है, एक ऐसा फंड बनाने की जरूरत है जो कि बुरे वक्त पर काम आए। लेकिन मैं पीयूष जी ये चीजें ना पिछले 5 साल से सुनता हुआ आ रहा हूं, और मैं कहता हूं कि इस मामले में सरकार की रणनीति बहुत बेहतरीन रही है। मैं क्यों इस ऐसा कह रहा हूं, क्योंकि आप एक समझिए, यूरोजोन में आज जो हालात है, यूएस में जो हालात है, उसकी वजह से जॉबलेस वहां का या होम डेटा खुद दिखाता है। भारत में क्या आपको लगता है? रियल एस्टेट को देखिए तो यहाँ पर 10% से ज्यादा बढ़ोतरी हो चुकी है। इंफ्रास्ट्रक्चर आपको जो है वो 26% से ज्यादा ग्रो करता हुआ नजर आए। इंफ्रास्ट्रक्चर में रोड देख लीजिए, रेलवे देख लीजिए, या फिर किसी भी कंस्ट्रक्शन क्षेत्र में आपको भारत में कहीं कमी लग रही, वो नहीं लगेगी। मुझे ऐसा लगता है कि दूसरी कंट्रीज के कंपैरिजन में, यानी कि मैं यहाँ पर विकसित देशों की बात कर रहा हूं, तो उनको अगर कंपैरिजन करें, वहां पर मंदी के संकेत जरूर गहराते जा रहे हैं, लेकिन भारत कहीं ना कहीं से उससे जूझता हुआ और आगे बढ़ रहा है। और उसका एक रीजन सिर्फ यही है क्योंकि यहाँ पर इकोनॉमी में जिस तरीके से सपोर्ट गवर्नमेंट ने किया, समय समय पर आरबीआई पॉलिसी दी है, उसका इम्पैक्ट दिखा है। तो मुझे ऐसा लगता है कि अगर ऐसा सरकार कोई ऐसा प्रोविजन देती है या ऐसा कोई प्रावधान बनाती है कि अगर मंदी के संकेत होंगे तो कुछ कॉर्पस इकट्ठा करके और कुछ इस तरीके के डिसीजंस लेते हैं, तो शायद वो शेयर मार्केट को और चमकाता हुआ नजर आएगा। नौकरी और रोजगार पर भी जोर रहेगा सरकार का? देखिए, नौकरी और रोजगार तो पहला मुद्दा होता है, दूसरा मुद्दा ही है जो है वो और सब चीजें होती हैं। मुझे ऐसा लगता है सरकार को थोड़ा सा यहाँ पर नौकरी को लेकर के ज्यादा सोचना पड़ेगा, क्योंकि जो बाहर की अपॉर्चुनिटीज थी, जिस तरीके से आईटी काउंटर में पिछले 3 सालों से एक डाउनफॉल देखने को मिल रहा है और कहीं ना कहीं से डिपेंडेंसी थी, तो मुझे ऐसा लगता है कि सरकार को यहाँ पर नौकरी के फ्रंट पे थोड़ा ज्यादा आपको देखने की जरूरत है। और मुझे उम्मीद है कि सरकार इस बार कुछ ऐसी घोषणाएं भी करेगी जो कि शायद मिनिमम वेजेस को थोड़ा इंक्रीज करता हुआ नजर आए। हमसे बात करने के लिए शुक्रिया। तो आपने सुना आर्थिक विशेषज्ञ रवि सिंह साहब को, जिन्होंने हमें बताया कि वैश्विक स्थितियों के मद्देनजर सरकार का ये बजट सुधार एक्सप्रेस जारी रहेगा और इस दौर में भी रक्षा को लेकर के, कृषि, किसान, गरीब को लेकर के सरकार का बजट उन पर केंद्रित रहेगा। अब देखना यह होगा कल जब वित्त मंत्री घोषणा करती हैं तो भारतीय शेयर बाजार किस कदर करवट लेता है और उसकी उछाल किस हद तक जाती है। पीयूष पांडे, टीवी 9 भारतवर्ष, नई दिल्ली।